आज हम लोग जो पहली क्लास स्टार्ट करने वाले हैं उसमें हम सब बेसिक वाला पार्ट पढ़ेंगे इंग्लिश का, ठीक है ना। इंग्लिश के कुछ बेसिक पार्ट हम लोग कवर करेंगे, जिसके बेसिस पे हम आगे का जो पार्ट है ग्रामर का वो समझ पाएंगे। जिसमें सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो होता है हमारा लेटर्स। जब भी हम किसी भी लैंग्वेज को पढ़ते हैं तो लैंग्वेज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है लेटर्स। अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ लेटर्स होते हैं, लाइक 26 लेटर्स जो हम हमेशा पढ़ते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं ABCD, ये सब हमारे लेटर्स होते हैं। इन लेटर्स को हम पूरे ग्रुप को बोलते हैं अल्फाबेट। लेकिन अगर हम लेटर्स की बात करते हैं इन लेटर्स की, तो इन लेटर्स को हम डिफाइन कैसे करें। अगर आपसे पूछा जाए कि हम लेटर्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं या लेटर्स की डेफिनेशन क्या हो सकती है, तो जैसे हम इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में हमें पता है ABCD हमारे लेटर्स हैं। इन लेटर्स को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, तो सिंपल तरीके से हम बोल सकते हैं किसी भी लैंग्वेज की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसे हम लोग बोलते हैं लेटर्स। स्मॉलेस्ट यूनिट, तो हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश में जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है ABCD, ये स्मॉलेस्ट यूनिट है, तो इसे हम लोग बोलते हैं लेटर्स। इज इट क्लियर? अब हम चलते हैं सेकेंड पॉइंट पे। लेटर्स के बाद हम बात करते हैं वर्ड्स की। वर्ड्स क्या होते हैं? जनरली जब हम लेटर्स को आपस में कंबाइन करते हैं, कंबाइन करने के बाद एक फॉर्मेशन बनती है। अब अगर हम इस फॉर्मेशन की बात करते हैं और फॉर्मेशन का कोई मीनिंग आए तो हम वर्ड्स बनाएंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैंने यहां पे लिखा HEPL और मैं इस लेटर्स को कंबाइन करके एक फॉर्मेशन आपके सामने बना रहा हूं HEPL। ये अपने आप में कोई वर्ड नहीं हो सकता। उसका रीजन क्या है? क्योंकि इसका अपने आप में कोई मतलब है ही नहीं। बट अगर मैं यहां पर इन लेटर्स को चेंज कर कर बनाऊं HELP, तो ये अपने आप में एक वर्ड बनेगा हेल्प। इसका हमें पता है मीनिंग होता है। तो जब भी हम कभी किसी भी वर्ड को फॉर्म करते हैं, उस वर्ड को फॉर्म करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए होती हैं लेटर्स। जब हम उन लेटर्स को फॉर्म कर कर एक ऐसी फॉर्मेशन बनाते हैं, कंबाइन करके एक ऐसी फॉर्मेशन बनाते हैं जिसका कोई मीनिंग निकलता है, उसे हम लोग बोलते हैं वर्ड। जब तक उसका कोई मीनिंग नहीं होगा तब तक हम उसे कभी भी वर्ड में काउंट नहीं करेंगे। ये पॉइंट आप सभी को पता होना चाहिए। होपफुली इट्स क्लियर टू ऑल। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। हम लोगों ने लेटर्स डिस्कस किए हैं, उसके बाद हमने वर्ड्स डिस्कस किए हैं। अब हम बात करेंगे सेंटेंसेस की। वर्ड की डेफिनेशन क्या होगी? वर्ड्स की डेफिनेशन आप सिंपल ऐसे रख सकते हैं, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट हैज अ मीनिंगफुल सेंस। जब हम लेटर्स को आपस में कंबाइन करेंगे तो कंबाइन करने के बाद एक ग्रुप बन जाएगा लेटर्स का। तो अगर उसका कोई अपने आप में मीनिंगफुल सेंस आए देन वी कॉल दैट वर्ड, अदरवाइज हम उसे वर्ड नहीं बोलेंगे। होपफुली क्लियर? इसे हम बोलते हैं वर्ड्स। अब हम बात करेंगे सेंटेंसेस। सेंटेंसेस क्या होते हैं? पहला क्वेश्चन ये बनता है, जिस तरीके से हमने डिफाइन किया लेटर्स, अगर हम किसी भी लैंग्वेज को पढ़ते हैं उस लैंग्वेज में जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसे हम बोलते हैं लेटर्स। बट जब हम लेटर्स को आपस में कंबाइन करके एक ऐसी फॉर्मेशन बनाते हैं जिसका कोई मीनिंग आता है, उसे हम लोग बोलते हैं वर्ड्स। अब ऐसे ही अगर हम वर्ड्स को आपस में कंबाइन कराकर एक ऐसी फॉर्मेशन बनाएंगे जिसका कोई मीनिंग आएगा, तब हम उसे बोलेंगे सेंटेंस। लाइक अगर मैंने यहां पे लिखा आई हैव टू गो, I have to go, एक ये मैंने पार्ट लिखा। इसके अलावा मैं लिख रहा हूं I play, go, to, have। अब दोनों पार्ट में डिफरेंस है। हम इस वाले पार्ट को पढ़ते हैं I have to go एंड सेकेंड वन I play, go, to, have। यहां पे मैंने कई सारे वर्ड्स आपके सामने यूज किए हैं, बट इन वर्ड्स को कंबाइन करने के बाद इनका कोई एक प्रॉपर मीनिंग नहीं आ रहा है। सो वी कांट कॉल दिस फॉर्म एज दी सेंटेंस। इस फॉर्मेशन को हम सेंटेंस नहीं बोलेंगे। रीजन क्या है? क्योंकि इसका अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है। हम याद रखेंगे हमेशा एक बात, जब भी कभी हम वर्ड्स को कंबाइन करके एक ऐसी फॉर्मेशन बनाएंगे जिसका कोई मीनिंग आए, बस उसी को हम लोग सेंटेंस बोलते हैं। ऑलराइट, अगेन आई एम टेलिंग यू, जब हम इस सेंटेंस को, इस पार्ट को हम बना रहे हैं आई हैव टू गो, इसका अपने आप में एक मीनिंग है, बट इस वाले फॉर्मेशन का कोई मीनिंग नहीं है, इसलिए हम इस वाले पार्ट को सेंटेंस बोलेंगे, इस पार्ट को सेंटेंस नहीं बोलेंगे। होपफुली क्लियर। अब अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं?
डिफाइन हम सिंपल तरीके से कर सकते हैं। देखो यहां पे हम लोगों ने स्टार्ट किया था अ ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट हैज अ मीनिंगफुल सेंस। तो लेटर्स से क्या बनते हैं? वर्ड्स। बट अब अगर हम लेटर्स के प्लेस पर यहां पर रिप्लेस कर देंगे किसे? वर्ड्स को, तो ये पूरा का पूरा वर्ड्स का ग्रुप क्या बनेगा? सेंटेंस। होपफुली ये तीनों चीजें आप सभी को क्लियर हुई होंगी। एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं ताकि आपके माइंड में अच्छे से सेट हो जाए। ऑलराइट, लेटर्स की बात करते हैं। लेटर्स क्या होते हैं? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। अभी हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज में जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लेटर्स, राइट। और ये लेटर्स कितने होते हैं? हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश? 26 लेटर्स आर देयर। और उन्हें दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वॉयल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले हम देखते हैं लेटर्स की डेफिनेशन क्या होती है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर्स। मूविंग टू द वर्ड की डेफिनेशन क्या रहेगी? अ ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट हैज अ मीनिंगफुल सेंस, राइट। जब हम लेटर्स को आपस में कंबाइन करके एक मीनिंगफुल सेंस बनाएंगे, बस उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ड्स। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज सेंटेंस। अब सेंटेंस क्या होते हैं? अगर हम एक ऐसा ग्रुप बनाते हैं जिसमें वर्ड्स को कंबाइन करके मीनिंगफुल सेंस दी जाए, सो दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। अब देखो यहां पे आपके सामने दो फॉर्मेशन लिखी हुई है। पहले फॉर्मेशन में आई हैव टू गो और सेकेंड फॉर्मेशन में आई प्ले गो टू हैव। हालांकि वर्ड्स इसमें भी कंबाइन किए गए हैं, लेकिन हम इसे एक सेंटेंस नहीं मानेंगे। द रीजन इज क्योंकि इसका अपने आप में कोई मतलब नहीं है। तो इस पार्ट को हम सेंटेंस इसलिए मान रहे हैं क्योंकि ये वर्ड्स को कंबाइन भी कर रहा है, प्लस इसका एक मीनिंगफुल सेंस भी आ रहा है। होपफुली क्लियर टू ऑल। तो हमने बेसिक पार्ट पढ़ा है, तो हम अब शुरू करने वाले हैं सेंटेंसेस। बेसिक पार्ट जो केवीएस और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब भी हम इंग्लिश का पार्ट कवर करते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए होती है बेसिक पार्ट। यहां से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेंटेंसेस के बारे में। क्या होते हैं सेंटेंसेस? ये डेफिनेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पर सेंटेंसेस के पार्ट्स क्या हम जानते हैं? आप देखेंगे सेंटेंसेस के पार्ट्स, राइट, जिन्हें हम टाइप ऑफ सेंटेंसेस या काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस भी कह सकते हैं। सेंटेंसेस के अगर आप अलग अलग बुक्स को स्टडी करते हैं तो आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग टाइप्स मिलेंगे। वैसे जनरली हम उसे 4 टाइप्स के रखते हैं, लेकिन कुछ जगह पर आपको ये 5 टाइप्स भी नजर आएंगे। ऑलराइट, तो हम डिस्कस करेंगे 4 टाइप्स कैसे हैं, 5 टाइप्स कैसे हैं, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एक ग्रुप ऑफ वर्ड, मतलब वर्ड्स काफी सारे वर्ड्स आएगा, वर्ड पूरा सारे। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, क्योंकि हम वर्ड्स बहुत सारे यूज कर रहे हैं ना। यस, a group of letters, all right, so group of words और group of letters you have to remember। अभी हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं types of sentences की या kinds of sentences। कितने होते हैं? हम अगर बात करते हैं sentences के kinds या types की तो वो 4 होते हैं। जनरली हम 4 यूज करते हैं, ठीक है ना। अब इसमें नंबर 1 हमारा होता है assertive sentence। नंबर 1 हमारा कौन सा होगा? एजर्टिव सेंटेंस, राइट। एजर्टिव के बाद हम नंबर 2 की बात करते हैं, वो होगा हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। समटाइम्स क्या होता है, आपको एक ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है जिसके अंदर आपको पूछा जाता है कि इसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये सेंटेंस का कौन सा टाइप है। ऑलराइट, तो वहां पर ये पार्ट आपको हेल्प करेगा। कोई भी एक सेंटेंस आपको देंगे और उसमें आपको जनरली पूछेंगे कि बताइए ये सेंटेंस का कौन सा टाइप है। ऑलराइट, कोई भी एक सेंटेंस अभी मैं आपको बताने वाला हूं कैसे। नंबर 3 पे हम मूव करेंगे। नंबर 3 हमारा होता है इंपैरेटिव सेंटेंस। हम लोगों ने यहां पे देखा है 3 तरीके के सेंटेंस हो चुके हैं। और नंबर 4 है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सो स्टूडेंट्स, हमने अभी देखा है कि पहला पार्ट हमारा होता है एजर्टिव सेंटेंस, सेकंड हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, देन 3rd नंबर पे आता है इंपैरेटिव सेंटेंस, और फिर हम बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की। अभी मैं डिस्कस कर रहा था कि 4 टाइप्स होते हैं, बट इन सम बुक्स यू विल फाइंड, कुछ बुक्स में हम लोगों को मिलता है नंबर 5 ऑल्सो, और वो क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये अलग नहीं है, हालांकि ये जो पार्ट है ये एक्सक्लेमेटरी का पार्ट है, बट कुछ बुक्स में इसे अलग दे देते हैं। ऑलराइट, बट हमारे पास जो सेंटेंसेस के टाइप्स हैं वो 4 हैं।
एजर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी, ऑलराइट। और ये जो ऑप्टेटिव होता है वो एक्सक्लेमेटरी का ही एक पार्ट होता है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एजर्टिव सेंटेंस की, ऑलराइट। एजर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं? अच्छा, एजर्टिव सेंटेंस जनरली, वैसे तो मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताने वाला हूं जिसके बेसिस पे हम एजर्टिव सेंटेंस को बहुत इजीली रिकॉग्नाइज कर लेंगे एग्जाम में। कोई भी सेंटेंस आपको दिया तो आपको एक ट्रिक लगानी है, छोटी सी ट्रिक, उसके बेसिस पे आप देख लेंगे कि ये सेंटेंस हमारा एजर्टिव ही है या नहीं। तो चलो डिस्कस करते हैं एजर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं। एजर्टिव सेंटेंस को पढ़ने से पहले आपको दो चीजों के बारे में जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि यही दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं एजर्टिव सेंटेंस को सीखने में। सबसे पहला हमारा होता है सब्जेक्ट, और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है वर्ब। अब वर्ब भी दो तरीके की होती है, एक वर्ब जो हम यूज करते हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब, और दूसरी वर्ब हमारी होती है मेन वर्ब। अभी हम सेंटेंस के थ्रू इन सारी चीजों को समझेंगे। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट लाइक अगर आप कोई भी सेंटेंस बना रहे हैं, उस सेंटेंस में जो काम करने वाला पर्सन होगा, मतलब जो डूअर होगा, डूअर इन द सेंस लाइक जो किसी भी काम को कर रहा होगा, किसी भी एक्शन को परफॉर्म कर रहा होगा। एक्शन को परफॉर्म करने वाला जो पर्सन होता है दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। इंग्लिश में पूरे 8 सब्जेक्ट हम लोग यूज करते हैं, आई, वी, यू, they, he, she, it and sometimes we use name of any person। तो इस तरीके से हम लोग पूरे 8 सब्जेक्ट्स को यूज करते हैं। तो आप अपने सेंटेंस में इनमें से किसी भी सब्जेक्ट को यूज कर सकते हैं, बट डिपेंड करता है आप सेंटेंस की सेंस क्या देना चाह रहे हो। ऑलराइट, क्लियर टू ऑल। अब देखो हम यहां पे बात कर रहे हैं इन वाले सब्जेक्ट्स की। इसमें से कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो सिंगुलर फॉर्म में यूज किए जाते हैं, बट कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो प्लूरल फॉर्म में यूज किए जाते हैं। वो विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं भी आपको बताते चलूंगा कौन से सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं, कौन से प्लूरल, बट अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो एजर्टिव चल रहा है। ऑलराइट, तो एजर्टिव सेंटेंस में हम इनका क्या करेंगे? Why we are studying these subjects? क्यों पढ़ रहे हैं हम इन सब्जेक्ट्स को? इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि एजर्टिव सेंटेंस की सबसे बड़ी पहचान होती है सब्जेक्ट। जो सेंटेंस हमारा सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है बस वही एजर्टिव का पार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला आई हैव गॉन टू स्कूल। अब इस सेंटेंस में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले जो हमने यूज किया है वो है आई, और आई क्या है? सब्जेक्ट। तो आप देखते ही इसे पहचान लेंगे कि ये सेंटेंस हमारा एजर्टिव का पार्ट है। एक और सेंटेंस मैं आपके सामने लिख रहा हूं, हैव यू गॉन टू स्कूल, कम हियर एंड सिट। देखो दोनों सेंटेंसेस को ध्यान से देखना। इस सेंटेंस में हमने स्टार्ट पे यूज किया हैव, इस सेंटेंस में हमने स्टार्ट पे यूज किया कम। यहां पे स्टार्ट कहीं भी सब्जेक्ट से नहीं है। इट मींस दिस इज द बिगेस्ट ट्रिक आप लगा सकते हैं हमेशा देखने के लिए कि हमारा सेंटेंस क्या है, एजर्टिव, इंपेरेटिव, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी या फिर क्या। तो हम देख रहे हैं कि इन दोनों सेंटेंसेस में से हमें जो आंसर मिल रहा है वो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन या फर्स्ट सेंटेंस दे रहा है, एंड यहां पे हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट है आई। एनी डाउट्स? अब हम आगे मूव करते हैं, और भी एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं इसकी। केवल यही एक एग्जाम्पल नहीं है, इसके अलावा हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स यूज कर सकते हैं। अभी मैंने आप लोगों को 8 सब्जेक्ट्स बताए हैं। 8 सब्जेक्ट से अगर हम 6 सब्जेक्ट भी यूज करते हैं, जैसे अगर आप अपने सेंटेंस में आई, वी, यू, दे किसी से भी सेंटेंस बनाते हैं, जैसे हम आई से ऑलरेडी बना चुके हैं, एक और सेंटेंस में दे देता हूं, आई स्पीक हिंदी, वी go to park, you have taken lunch, they will go with me। अब देखो सब्जेक्ट हर एक पार्ट में आपको नजर आएगा, आ रहा है ना सब्जेक्ट। अब यहां पे एक चीज और समझाता हूं, ये स्पीक, गो, टेकन, गो, ये सब क्या हैं? ये सब हैं वर्ब्स। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था अगर आपने इन दोनों चीजों को समझ लिया तो एजर्टिव समझना बहुत इजी काम है। मतलब सबसे पहले हम लोग किस चीज पे फोकस करेंगे? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद फिर क्या आ रहा होगा? वर्ब, और वो भी 2 फॉर्म्स में,
कहीं पर आपको हेल्पिंग वर्ब के साथ, कहीं पर आपको ओनली मेन वर्ब मिलेगा, या कहीं पर दोनों चीजें भी होंगी। देखो जैसे इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारी मेन वर्ब है। इस सेंटेंस में केवल मेन वर्ब है, इस सेंटेंस में भी ओनली मेन वर्ब है, बट यहां पे ये हेल्पिंग वर्ब है और ये हमारी मेन वर्ब है। इज इट क्लियर? तो हम जब भी कभी बस एक पॉइंट अपने माइंड में बना के रखिएगा, और वो पॉइंट है एडजेक्टिव सेंटेंस की सबसे बड़ी पहचान होती है सब्जेक्ट एंड वर्ब। जब भी कोई सेंटेंस हमारा सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, बस वही सेंटेंस एडजेक्टिव का पार्ट है। अभी मैं आपके सामने कुछ सेंटेंस लिख रहा हूं, आपको मुझे बताना है इसमें से कौन सा एडजेक्टिव है। रेडी? मैं यहां पे लिख रहा हूं, एक सेंटेंस हमारा हो गया, Why have you abused me? दूसरा सेंटेंस है प्लीज डोंट गो नाउ। एक और सेंटेंस मैं लिख रहा हूं, What a beautiful picture इट इज। अब इन तीनों सेंटेंसेस में से मुझे बताएंगे कौन सा सेंटेंस एडजेक्टिव का पार्ट है। क्या आप बता सकते हैं कौन सा सेंटेंस एडजेक्टिव का पार्ट है? देखो इस तीनों सेंटेंस में से आपको कोई भी एक सेंटेंस ऐसा नजर नहीं आ रहा है जिसकी स्टार्टिंग किसी सब्जेक्ट से हो रही है। इसका मतलब हम आंसर कर सकते हैं नन ऑफ दीज। आ गया ना, नन ऑफ दीज निकालना, ऐसे निकालते हैं नन ऑफ दीज को। ऑलराइट, तो जो हमारा फोर्थ ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज, वो आंसर होगा। रीजन, क्योंकि हमने जो अपनी ट्रिक चलाई है एडजेक्टिव को, ऊपर आपके सामने लिखा होगा आइडेंटिफाई दी एडजेक्टिव सेंटेंस। आपने तीनों सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ा, ऑप्शन आपको नन ऑफ दीज भी नजर आ रहा है। यहां पे कोई सब्जेक्ट से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस है ही नहीं। ये देखो WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, ये प्लीज से स्टार्ट हो रहा है, और ये सेंटेंस हमारा ये भी WH से स्टार्ट हो रहा है। हालांकि एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, आगे जब पूरी डिटेल पढ़ेंगे पता चल जाएगा, बट अभी हम लोग पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव, तो इसमें से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं नन ऑफ दीज। होपफुली क्लियर टू ऑल। ठीक है, ये होते हैं हमारे एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ये तो मैंने एडजेक्टिव को सिर्फ रिकॉग्नाइज करने का एक तरीका बताया है, आप कैसे एग्जाम में पहचान सकते हैं, इसकी डिटेल पे चलते हैं। डिटेल्स हो गया, डिटेल्स पे चलेंगे। अब इसकी कैसे होती है डिटेल्स देखो। जो एडजेक्टिव सेंटेंस होते हैं स्टूडेंट्स, इन्हें हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एडजेक्टिव सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है हमारा एफर्मेटिव, और इस एफर्मेटिव को हम एक और नाम से जानते हैं जो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है, दैट इज पॉजिटिव सेंटेंस। सेकंड हमारा होगा नेगेटिव सेंटेंस। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? अगर मैं एफर्मेटिव सेंटेंस की बात करूं या मैं नेगेटिव सेंटेंस की बात करूं, तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है? देखो छोटी सी बात यहां भी याद रखनी है। जिन सेंटेंसेस में आपको नो, नॉट या फिर नेवर जैसे वर्ड्स नजर आएंगे, बस याद रखना वही सेंटेंस नेगेटिव है। अभी फिर वही एग्जांपल मैंने बोला, रमन मेड अ मिस्टेक। एक और हम एग्जाम्पल बना सकते हैं, शी हैज नॉट कम लेट। अब इन दोनों सेंटेंसेस में से मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मुझे बताइए सेंटेंसेस दोनों एडजेक्टिव हैं। देखो रमन नेम से स्टार्ट हो रहा है, शी सब्जेक्ट है, दोनों सेंटेंसेस एडजेक्टिव हैं अकॉर्डिंग टू द ट्रिक जो हमने सीखा है। बट यहां पे डिफरेंस आपको बताना है कौन सा सेंटेंस एफर्मेटिव है और कौन सा नेगेटिव। अब हम देखेंगे इस सेंटेंस में हमें इन तीनों वर्ड्स में से कोई वर्ड नजर नहीं आया, इसका मतलब ये सेंटेंस हमारा एफर्मेटिव का पार्ट हो गया। बट इन दिस सेंटेंस हम लोगों ने फाइंड कर लिया नॉट, तो इसका मतलब ये सेंटेंस एक नेगेटिव फॉर्मेशन का हो गया। हालांकि एग्जाम में इतना डीप क्वेश्चन कभी नहीं पूछते कि एफर्मेटिव या नेगेटिव है, सिर्फ आपसे क्वेश्चन पूछेंगे एडजेक्टिव है, इंटेरोगेटिव है, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी क्या। क्लियर टू ऑल? ये पॉइंट्स हम लोगों को डिस्कस करने थे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। दोबारा फिर बता देता हूं, एडजेक्टिव सेंटेंसेस को अगर इजीली रिकॉग्नाइज करना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले फोकस करना पड़ेगा दो चीजों पर, सब्जेक्ट एंड वर्ब। जो भी सेंटेंस हमारे सब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं बस वही एडजेक्टिव का पार्ट होते हैं। ऑलराइट, अगर हम देख रहे हैं किसी भी सेंटेंस को जिसमें स्टार्टिंग में सब्जेक्ट नहीं आया तो फिर वो एडजेक्टिव का पार्ट नहीं होगा।
एनी डाउट्स? अब एडजेक्टिव दो तरीके के हैं, एफर्मेटिव एंड नेगेटिव, जो मैं आप लोगों को बता चुका हूं। दोनों में होपफुली सबको इजीली डिफरेंस भी पता चल गया होगा। अब हम चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ, जो है इंटरोगेटिव। ऑलराइट, कोई डाउट अगर आपको है, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन सिंपली आस्क मी, बाकी रिवीजन हम करते ही रहेंगे। हाँ सर, जो आपने वर्ब को एक्सप्लेन किया था वो थोड़ा सा दोबारा कर दीजिए, हेल्पिंग वर्ब, वैसे तो हम पूरा एक चैप्टर डिस्कस करेंगे वर्ब का, राइट, क्योंकि वर्ब सिर्फ इतने ही पार्ट में डिवाइड नहीं होता, वर्ब के बहुत सारे पार्ट होते हैं, पर मैं शॉर्ट में आपको एक बार वर्ब के बारे में बता देता हूं ताकि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए। ये रब कर देता हूं मैं। देखो वर्ब क्या होती है, अगर हम ग्रामर में वर्ब को कंप्लीट चैप्टर में पढ़ते हैं तो वर्ब को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होती है हमारी ऑक्सिलरी वर्ब, एक होती है मेन वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड मॉडल्स। और अगर हम बात करते हैं मेन वर्ब्स की, तो वो दो तरीके के हो सकते हैं। मेन वर्ब्स को हम फाइनाइट वर्ब्स एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स अलग अलग तरीके से डिवाइड करते हैं। बट थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के लिए वर्ब को समझ लो क्या होती है। देखो, वर्ब का मतलब यहां पर दो पार्ट से होता है। एक वर्ब हमारी होती है हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या होता है, देखो हमें इस वर्ड से ही पता चल रहा है हेल्प, जो वर्ब की हेल्प करेगी। इस चीज को याद ही मत रखो, क्योंकि आप अगर इसे याद रखेंगे तो फिर आपको इसके साथ डेफिनेशन कोई ना कोई चीज जोड़नी पड़ेगी। तो आप इस चीज को भूलकर सिर्फ एक बात याद रखिए कि हेल्पिंग वर्ब मतलब होता है टाइम वर्ड, और टाइम वर्ड का मतलब होता है ऐसे वर्ड जो हमें सेंटेंस में टाइम शो करेंगे। उन्हें हम क्या बोलते हैं, टाइम वर्ड्स या फिर हेल्पिंग वर्ब्स। देखो कैसे, आपने हमेशा इंग्लिश में एक चीज पढ़ी है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। बचपन से यही तो चीजें पढ़ते आए हैं हम, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट क्या है, जो अभी चल रहा है, पास्ट क्या है, जो चला गया, और फ्यूचर क्या है, जो आगे आएगा। अब हम प्रेजेंट के लिए हमेशा यूज करते हैं डू, डज, कहीं पर आपको सेंटेंस में हैज, हैव, कुछ जगह पर आपको इज, एम, आर, ये वर्ड्स मिलते हैं। तो ये वर्ड्स किस लिए हैं, क्या इनका अपना कोई मीनिंग है? नहीं, ये वर्ड्स सिर्फ आपको हेल्प करते हैं क्या बताने में। तो इसीलिए इन वर्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम वर्ड्स या फिर हेल्पिंग वर्ब। आई डोंट थिंक ये कोई चीज समझ ना आई हो, बहुत इजी तरीका है। दूसरे पार्ट पे चलते हैं, पास्ट। हम लोग अपने सेंटेंस में बहुत बार देखते हैं कई जगह पर डिड के प्लेस पर कई जगह पर आपको हेड भी मिलता है, और कुछ सेंटेंसेस में हम वॉज या वर का यूज भी करते हैं। तो जहां कहीं भी ये वाले वर्ड्स आ जाते हैं हम झट से पहचान लेते हैं, अरे ये तो सेंटेंस हमारा पास्ट का है। क्यों पहचाना आपने? क्योंकि ये वर्ड्स पास्ट के टाइम को शो करते हैं। क्लियर? अगर हम कहीं पर अपने सेंटेंस में यूज कर रहे हैं विल या फिर शेल, और ये दोनों वर्ड्स किस चीज को शो करते हैं, फ्यूचर को। तो जब हम विल या शेल यूज करेंगे, फ्यूचर को शो करता है, इसका मतलब ये फ्यूचर टाइम बता रहा है। तो याद रखिएगा, ऐसे वर्ड्स जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को डिनोट करते हैं या फिर शो करते हैं, उन्हीं वर्ड्स को हम लोग हेल्पिंग वर्ब या फिर टाइम वर्ड्स बोलते हैं। अभी अगर मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिख रहा हूं, देखो आपको एक चीज और सीखने को मिल गई है। पता है क्यों? एग्जाम में आपसे पूछते हैं कौन से टेंस का सेंटेंस है, तो आपको जस्ट आइडिया तो लग ही जाएगा प्रेजेंट है या पास्ट या फ्यूचर। आगे का पार्ट तो मैं ट्रिक से बता दूंगा आपको कैसे पहचानते हैं, पर ये चीज आपको अभी याद हो गई। देखो कैसे, मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा, शी हैज गॉन, राहुल इज कमिंग, रितेश डिड नॉट हेल्प मी। इन तीन सेंटेंसेस को आपको मुझे बताना है कौन सा सेंटेंस प्रेजेंट है, कौन सा पास्ट है। देखो हमने देखा डू, डज, हैज, हैव, इज, एम, आर सब प्रेजेंट के पार्ट है। मतलब यहां पे आया हैज, तो हमारा कौन सा पार्ट हुआ, बस प्रेजेंट का कौन सा पार्ट है वो आगे डिस्कस करेंगे। एटलीस्ट आपको एक छोटा सा आइडिया लग गया कि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट का है, हम कंफर्म्ड हो गए। दूसरे सेंटेंस पे आइए, डू, डज, हैज, हैव, फिर इज एम आर पे आ जाइए, इज आ गया मतलब सेंटेंस प्रेजेंट का है। अब इस सेंटेंस पे आ जाइए, डिड, ये तो प्रेजेंट में है ही नहीं, तो एक ऑप्शन तो कट। क्यों? क्योंकि हमें पता है डू, डज, इज, एम, आर और हैज, हैव, उसमें से कुछ नहीं है, मतलब क्या है, डिड। तो डिड तो किस में आता है, पास्ट में। हो गया खत्म, क्लियर हो गया ना। तो ये जो वर्ड्स हैं अब तो समझ आ गया होगा, वर्ब क्या होती है, ये हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, इन्हें हम लोग बोलते हैं टाइम वर्ड्स, मतलब ऐसे वर्ड्स जो टाइम को शो करते हैं। होपफुली कोई डाउट यहां नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद बात करेंगे मेन वर्ब क्या होती है, लास्ट पॉइंट है बस ये, इसके बाद फिर हम अपनी क्लास ओवर कर देंगे, ठीक है। मेन वर्ब क्या होती है,
बताओ मेन वर्ब क्या होती है? क्रिया। यहां पे भी क्रिया ही है, यहां पे भी क्रिया ही है, फिर दोनों में डिफरेंस क्या होता है देखो, समझते चलना। We speak English. We do not speak English. बताइए दोनों में क्या डिफरेंस है? इस वाले पार्ट को अगर हम देखें, यहां पर हमने हेल्पिंग वर्ब यूज की है, पर इस वाले पार्ट में हमने हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं की है। इसका मतलब हमें क्या पता चला, यहां इस सेंटेंस में हमारे पास केवल मेन वर्ब यूज हुई है और इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब दोनों यूज हुई हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब यूज की जाती है, और अगर कहीं पर हेल्पिंग वर्ब ना भी हो तो वहां पर हम अकेले मेन वर्ब से काम चला सकते हैं। मेन वर्ब होती है जो एक्शन हम हर रोज करते हैं। कैसे एक्शन करते हैं? सुबह से लेकर शाम तक हम लोग इतने काम करते हैं, उठना, नहाना, धोना, खाना, पीना, रोना, खेलना, कूदना, आना जाना, किसी से बातें करना, किसी को गाली देना, सुबह से लेकर शाम तक हम इतने सारे काम जो करते हैं वो सब क्या है? हमारी मेन वर्ब है। यही एक्शन जो मेन वर्ब हम करते हैं, जो काम हम करते हैं, वो सब मेन वर्ब का पार्ट होते हैं। ऑलराइट, तो ये डिफरेंस होता है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में। जब हम वर्ब का चैप्टर पढ़ेंगे तो मैं इसे और अच्छे पूरे डिटेल में आपको बताऊंगा क्या होती है वर्ब, डिफरेंस क्या क्या होता है इनमें। सिर्फ ये मैंने जस्ट आपको इसलिए बताया ताकि आप वर्ब के पॉइंट को समझ सके। ऑलराइट, चलो अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। ये भी आपका फिनिश हो जाएगा पार्ट। एडजेक्टिव सेंटेंस के बाद हम बात कर रहे हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए। देखो, एक वर्ड होता है स्टूडेंट्स इंटरोगेट। जनरली हम बहुत सारी मूवीज देखते हैं, जनरली हम बहुत सारे सीरियल्स देखते हैं, उनमें आपको बार बार ये वर्ड सुनने को मिलता है, इंटरोगेट किया जा रहा है, इंटरोगेट किया जा रहा है। इंटरोगेट का मतलब होता है किसी से क्वेश्चन पूछना, क्वेश्चन करना। तो बस याद रखना, जहां पर हम किसी से क्वेश्चन करेंगे वही सेंटेंस हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस होंगे। अब इन सेंटेंसेस को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक सेंटेंस हमारे होंगे यस या नो फैमिली, और दूसरा हमारे होते हैं WH फैमिली। अब ये यस या नो और WH का मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको समझा देता हूं। देखो, कई बार हम लोगों से इस तरीके के क्वेश्चंस पूछते हैं जिनका जवाब केवल और केवल यस या नो में होगा। मैंने पूछा आपसे कि आपने खाना खा लिया है, आप या तो कहेंगे हाँ या आप कहेंगे ना। तो जिन क्वेश्चंस को हम केवल यस और नो के लिए यूज करते हैं उन्हें हम यस और नो वाले क्वेश्चंस बोलते हैं, और जिनमें हम पूरी डिस्क्रिप्शन चाहते हैं, मतलब पूरा डिस्क्राइब करके आंसर हमें मिले, वो WH होते हैं। मैंने कहा आप लेट क्यों हो गए, आप मुझे पूरी स्टोरी बताएंगे, मेरी बाइक खराब हो गई थी, एक्टिवा खराब हो गई थी, ये रीजन रहा है, वो रीजन रहा है, बट यस या नो से काम चल जाएगा नहीं ना। तो इसीलिए क्वेश्चन जब पूछे जाएंगे दो तरीके से, या तो यस या नो से या फिर WH फैमिली से। अब दोनों को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, सिर्फ एक ट्रिक आपको याद रखनी है, इसमें तो कुछ याद रखना ही नहीं। इसमें देखो, जो वर्ड हमारा या जो सेंटेंस हमारा W या H वर्ड से शुरू होगा, WH वर्ड्स कौन से होते हैं? वॉट, वेन, वेयर, वाई, हु, whom, whose, how, ये सारे के सारे वर्ड्स तो हम यूज करते हैं WH वर्ड्स, हम लोगों को पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो जब भी कोई ऐसा सेंटेंस इन वर्ड से स्टार्ट होगा और उसके डायरेक्ट बाद हेल्पिंग वर्ब आ रही होगी, डायरेक्ट बाद कौन आएगा? हेल्पिंग वर्ब। तो बस वही हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। वो भी कौन सा पार्ट? WH फैमिली। देखो, हमने यहाँ पे कोई भी WH वर्ड यूज किया, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज की, बस बाकी कुछ याद नहीं रखना, सिर्फ ये 2 पॉइंट याद रखना, इसके अलावा कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इसी से श्योर हो जाओगे कि ये सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, देखो 2 सेंटेंस देता हूं आपको। चीजें बहुत सारी होती हैं पढ़ने की, इसलिए बेसिक हमारा सबसे मेन चीज है, क्लियर होना चाहिए। यहां पे मैं लिख रहा हूं वाई हैव यू डन दिस, ठीक है। मैंने यहां पे सेंटेंस लिखा और मैंने लिखा वाई हैव यू डन दिस। दोनों सेम सेंटेंसेस हैं, बट फर्क कितना है? इस सेंटेंस को मैंने पंक्चुएशन के अकॉर्डिंग करेक्ट नहीं लिखा, हालांकि इंटरोगेटिव ही है।
पंचुएशन के अकॉर्डिंग। इसका मतलब हमें एक चीज और पता चली है, इंटरोगेटिव सेंटेंस जब भी बनाएंगे लास्ट में इंटरोगेशन मार्क जरूर होना चाहिए। अगर नहीं है तो वो पंचुएशन के अकॉर्डिंग इंटरोगेटिव एक ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस नहीं है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों को ये याद रखना है। दूसरे पॉइंट पे हम चलते हैं। देखो I know what you do in the morning, या फिर I know who he is। अब यहां आपने एक चीज नोट की, WH के डायरेक्ट बाद यहां पे तो सब्जेक्ट आया है, WH के डायरेक्ट बाद सब्जेक्ट आया है, तो आप इस सेंटेंस को कभी भी इंटरोगेटिव में मार्क नहीं करेंगे। फिर ये क्या है आगे बताऊंगा, प्रोनाउन वाले चैप्टर में इसे हम बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। क्या बोलते हैं? ये सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के काम आता है। इसीलिए तो मैंने आपको ट्रिक बताई है, WH के डायरेक्ट बाद आपको हेल्पिंग वर्ब मिलनी चाहिए। इस सेंटेंस को देखो ध्यान से, आई है ना हेल्पिंग वर्ब। आप हमेशा एक सेंटेंस यूज करते हो, व्हाट आर यू डूइंग। अब सोचो सेंटेंस को जरा ध्यान से, व्हाट आर यू डूइंग, तो व्हाट के बाद आपने क्या बोला? आर। इसका मतलब आप सेंटेंस में क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन पूछ रहे हैं। व्हाई आर यू सैड, आपने बोला व्हाई आर यू सैड, तो आपने वाई के बाद ही आर क्यों बोला? क्योंकि आप एक इंटरोगेटिव फॉर्मेशन बना रहे हैं। तो याद रखना इंटरोगेटिव फॉर्मेशन तभी बनेगी जब WH के बाद क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। होपफुली इट्स क्लियर टू ऑल। अब इन दोनों में मैं आपको बता देता हूं फॉर्मेशन कैसे बनानी है। देखो जब किसी भी सेंटेंस को हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे वो हमारा यस या नो वाला सेंटेंस होगा। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट और बाद में क्वेश्चन मार्क तो रहेगा ही रहेगा, ये फॉर्मेशन इसकी होगी। और जब WH के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है तब हम इसे WH फैमिली सेंटेंस बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, हैव यू मेड दिस मिस्टेक। आप सेंटेंस को जरा ध्यान से देखो, मिस्टेक में मिस्टेक हो गई। हैव यू मेड दिस मिस्टेक, हैव यू मेड दिस मिस्टेक। अब देखो मैंने यहां पे सेंटेंस क्या यूज किया? हैव किया ना, हैव सेंटेंस में स्टार्टिंग में, और हैव क्या है? हेल्पिंग वर्ब। तो जब भी सेंटेंस में शुरू में क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब, तो वो किसका पार्ट होगा? यस एंड नो का। क्लियर है ना? तो मतलब जो भी सेंटेंस हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा बस याद रख लेना वही हमारा क्या होगा? यस और नो। और जो WH वर्ड से स्टार्ट होंगे वो सेंटेंसेस हमारे क्या होंगे? WH फैमिली सेंटेंसेस। बाकी का पार्ट हम लोग कल कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।